हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स पर। जितने भी बच्चे हरियाणा पुलिस HSSC ग्रुप सी डी या कोई भी ग्रुप सी और डी की प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की, उसके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हरियाणा पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हरियाणा पुलिस में आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस चीज़ के, नेशनल जीके के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे आज। नेशनल जीके के क्वेश्चंस। नेशनल जीके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हम उनका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब हम उनके ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन पिछले पेपर में आया था तो नेक्स्ट पेपर में क्या आ सकता है, नेक्स्ट पेपर में एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, और क्वेश्चंस किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं। हिस्ट्री से ज़्यादा आ रहे हैं, पॉलिटिकल से ज़्यादा आ रहे हैं, ज्योग्राफी से ज़्यादा आ रहे हैं, या स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सब की डिटेल वीडियो की जानकारी वीडियो में आपको मिलती रहेगी। इन सब के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ। एलिफेंटा केव्स, इंग्लिश में भी देख सकते हो, इधर है। एलिफेंटा केव्स टेम्पल्स वर सो नेम ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ विच रूलर्स। किसके टाइम्स में। ऑप्शन ए पाल, बी चालुक्य, सी चोल एंड डी राष्ट्रकूट। ये उस समय के क्या थे, वंश थे। अब इनमें से किसके समय में एलिफेंटा गुफा मंदिर का नामकरण पूछा इन्होंने, नामकरण हुआ, तो इसने जो टिक लगा रखा है डी, राइट आंसर क्या है डी, राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था, राष्ट्रकूट के। कौन सी शताब्दी में थे राष्ट्रकूट, 6वीं से 8वीं शताब्दी में रहे थे। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में राष्ट्रकूट रहे थे। ये कहाँ है एलिफेंटा गुफाएं, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है, अरब सागर द्वीप पर, अरब सागर द्वीप पर। कुछ और बताती हूँ आपको इससे रिलेटेड। एलिफेंटा गुफा जो हैं उनको 1987 में यूनेस्को के बारे में फिर कभी बताऊंगी। अभी इतना याद रख लो कि 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर स्थल में ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। कब कर लिया, 1987 में। ये पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने एलिफेंटा केव्स को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया, 1987 में, ठीक है। अब बात आती है कि इनको एलिफेंटा गुफा क्यों कहा, क्या यहाँ पर हाथियों के चित्र है। जब 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली अपने यहाँ पर आए थे तो जो उसका बीच है, तट है जो सागर का, उस पर हाथी की एक विशाल बड़ी प्रतिमा, पत्थर की मूर्ति देखी उन्होंने, जिसके आधार पर उन्होंने इस द्वीप पर जो थी गुफाएं थी उनको क्या नाम दे दिया, एलिफेंटा केव्स का नाम दे दिया। तो एलिफेंटा केव्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेटिव जानकारी थी जिनसे क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने यहाँ बता दिया। दूसरा, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और हिस्ट्री में कौन से वंश ने क्या काम किया, किसके समय में कितना काम हुआ, किसके समय में कौन सी प्रसिद्ध चीज़ें बनी, उनका नामकरण हुआ, ये इन सभी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यही है, विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ पर मिले। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर, तो ऑप्शन ए है गुलबर्गा, बी है हम्पी, सी है बीदर एंड डी है राखीगढ़ी। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, बी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर थे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के खंडर बाद में मिले ना, पहले तो वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य होगा तो कहाँ मिले, हम्पी। कहाँ है हम्पी, कर्नाटका में। किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा। कौन सी नदी है, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आता है अगर इजीस्ट वे में पूछता है एग्जामिनर, सबसे इजी, तो पूछता है कब स्थापना हुई थी, 1336 ईस्वी में। और दूसरा क्वेश्चन सबसे इजी बनता है, किसने स्थापना की, तो इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, उन्होंने स्थापना की थी, हरिहर एंड बुक्का ने, ठीक है। 1336 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की, और इसका पतन हो गया था 1565 में।
एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, उस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तालीकोटा का युद्ध, इसमें दक्षिण के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के जो भी राजा थे उनके बीच में ये हुआ था। इसका जो सबसे महान राजा था, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा था, वो था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। जितने भी क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड बन रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में एग्जाम्स में आने के लायक है, यानी कि और आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इन्होंने पूछा है घुमा फिरा के, बस यही पूछना चाह रहे हैं कि खंडर मिले। खंडर कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर वो चीज़ होगी। तो कहाँ पर था विजयनगर साम्राज्य? हम्पी, कर्नाटका में। किस नदी के किनारे था, ये पूछा जा सकता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे। कब स्थापित हुआ था, कब बना था? मतलब 1336 में बना। मतलब किसने? हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी। इसके जो सबसे महान राजा थे वो कृष्णदेव राय थे, और जो इसका पतन है वो 1565 में तालीकोटा का युद्ध उसके दौरान हुआ था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, विजयनगर साम्राज्य, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही बड़ा हिस्ट्री में एक कांड आता है 1919 में। 1919, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, डेट पूरी याद करना, पूरी आती है, क्योंकि 1999 तो सब अटके जाते हैं। 13 अप्रैल 1999। ठीक है, किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को उन्होंने सर की उपाधि दे रखी थी। जो इसमें नाम दे रखे हैं, ए सैयद अहमद खां, बी छोटूराम, सी हैदर अली और डी रविंद्रनाथ टैगोर। हैदर अली को छोड़कर उन्होंने तीनों को सर की उपाधि दे रखी थी। सर सैयद अहमद खां को भी, बी छोटूराम को भी और डी रविंद्रनाथ टैगोर को भी। लेकिन दे तो सबको रखी थी, लेकिन ये कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने वापस कर दी? किसको ज़्यादा चोट पहुंची उस हत्याकांड के बाद? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर है डी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी। उसने कहा कि आप मेरा तो सम्मान कर रहे हो, लेकिन मेरे देशवासियों का क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो, उनको आप मार रहे हो। तो उनको अंदर से आत्मग्लानि हुई इस चीज़ से, उन्होंने क्या कर दिया? सर की उपाधि वापस कर दी। अब बात करते हैं सर सैयद अहमद खां की। इनका क्या रोल है, इन्होंने क्या काम किया? अहमद खां, सर सैयद अहमद खां जो थे, उन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है, 1888 में 1888 1888 में ब्रिटिश सरकार ने इनको नाइटहुड, या जिसको सर भी बोलते हैं, नाइटहुड भी बोल सकते हो आप, या सर भी, नाइटहुड या सर की उपाधि प्रदान की थी। लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसको वापस नहीं कहा था। सेकंड ऑप्शन था छोटूराम, सर छोटूराम बोला जाता है। इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। पंजाब के थे ये, किसानों के मसीहा। किसानों के मसीहा किन्हें कहा जाता है? छोटूराम को। इनको कब दी थी? 1937 में। 1937 में सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रदान की थी। ठीक है, तो किसने वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने कर दी थी। सर अहमद खां, सैयद अहमद खां को 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रखी थी। 1888 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको नाइटहुड और सर की उपाधि प्रदान की थी। सर छोटूराम को किसानों का मसीहा कहा जाता है, ये पंजाब से थे, और 1937 में इनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें शायद 2 क्वेश्चन थे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? अंडमान निकोबार द्वीप पर एक सेलुलर जेल है, उसको किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए वीर सावरकर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार भगत सिंह एंड डी बंकिम चंद्र चटर्जी।
ऑप्शन ए इज राइट। वीर सावरकर के नाम पर जो अंडमान निकोबार द्वीप पर जो सेलुलर जेल है उसका नाम किस पर रखा गया है? किस पर रखा गया है? वीर सावरकर, वीर सावरकर के नेम पर। आपको पता है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसको काला पानी की सजा, जो काला पानी है ना, ये बोला जाता है काला पानी, ये कहते हैं काले पानी की सजा, तो उसको कहाँ डाल देते थे? जहाँ जो सेलुलर जेल थी अंडमान निकोबार, वहाँ पर डाल देते थे। यहाँ पर एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको भी वीर सावरकर के नाम ही दिया गया है। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप का जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है उसको भी क्या नाम दिया गया है? वीर सावरकर का नाम दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस जो हैं, सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इनका भी कुछ है। अंडमान निकोबार द्वीप पर, अंडमान निकोबार द्वीप नहीं, रास द्वीप, रोस जिसको बोलते हैं, रोस द्वीप जो है उसका नाम क्या रख दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। और थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड, सरदार भगत सिंह से तो कौन ही नहीं जानता उनको, तो उनकी तो बेमिसाल है, मतलब बात ही क्या है, उनकी तो सब जानते हैं, मुझे लगता है हर यूथ उनके बारे में जानता है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या है? वंदे मातरम के लेखक रहे हैं, वंदे मातरम के लेखक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? देखो पी और वी, तो ये पूछना चाह रहा है, पी और वी की फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए पुरुषला वेंकट सिंधु, बी प्रतिभा वेंकट सिंधु, सी प्रियंका वेंकट सिंधु एंड डी पुंडेश्वरी वेंकट सिंधु। राइट ऑप्शन इज ए पुसरला वेंकट सिंधु। क्या है? पुसरला वेंकट सिंधु। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना पूछे जा सकते हैं, जो उस टाइम पे हो सकता है पीवी सिंधु को अच्छा खेल रही हो, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हो, उनके बारे में, किसी भी खिलाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं, ऐसा परफॉर्म करने वाली तो कोई बात नहीं है। अब हम पीवी सिंधु के बारे में बात कर लेते हैं। अब पीवी सिंधु का क्वेश्चन आ ही गया है, तो पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को कहाँ हुआ है? 5 है, हैदराबाद में। कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन एथलीट है बैडमिंटन की जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक जीते, 2 ओलंपिक जीते हैं। कब कब जीते हैं 2 ओलंपिक? 2016 और 2020। 2016 का जो ओलंपिक है वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। और 2020 का टोक्यो जापान, रियो वाला ब्राज़ील में। रियो वाले में उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था और टोक्यो वाले में ब्राज़ील पदक मिला था। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म भूषण 2020 में जब इनको सेकंड ओलंपिक जीता था टोक्यो वाला, तब इनको पद्म भूषण से और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2016 में दिया गया था और पद्म श्री उनको उससे भी पहले 2015 में जीत दिया गया था। कॉमनवेल्थ एशियन भी तो जीते होंगे ना, तो इनको तीनों पुरस्कार मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन का ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए गृह भवन, बी नॉर्थ ब्लॉक, सी शास्त्री भवन एंड डी प्रधानमंत्री आवास। जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में था कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो मेरे दिमाग में था दिल्ली। ठीक है, लेकिन इसने दिल्ली पूछा ही नहीं, इसने तो क्या दे दी? दिल्ली की जगह दे दी कि दिल्ली में कहाँ है। ऑप्शन ए है गृह भवन, बी नॉर्थ ब्लॉक, सी शास्त्री भवन एंड डी क्या है? प्रधानमंत्री आवास। तो राइट आंसर इज बी नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय का हेडक्वार्टर है। एक मेट्रो में जाते हैं ना तो एक वो आता है, स्टेशन आता है सेंट्रल सेक्रेटरीट का, वहाँ है ये सेंट्रल सेक्रेटरीट। ठीक है, कहाँ है? नॉर्थ ब्लॉक में। तो जब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होता है ना तो इस तरीके की चीज़ें दी जाती है, वरना सीधा भी पूछ सकते थे दिल्ली में, पंजाब, मुंबई में, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लैंड केवल चुनाव के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, यह कथन किसका है?
देखो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अगर दोबारा से रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यही फ़ायदा है। हम जब कोई बुक्स पढ़ रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान भी नहीं देते। अगर ऐसी स्टेटमेंट कभी आ जाती है तो हम ध्यान नहीं देते। और अब ये क्वेश्चन कब ऐड होगा, अब ये प्रीवीआईक्यू क्वेश्चन है और अब आपने इसको कर लिया। अगले क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है फिर आप इसको छोड़ते हो ना, तो ये आपकी फ़ॉल्ट है। अगर ये पहली बार क्वेश्चन में पेपर में आया है और बहुत सारे लोग नहीं पढ़ के जाएंगे, लेकिन अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले से हैं तो इसको 90 मतलब जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, जिनको सच में सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ के जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर PYQ करने का यही है कि आपने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है। इंग्लैंड केवल चुनाव के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो, बी लॉक, सी प्लेटो एंड डी अरस्तु। तो राइट ऑप्शन है ए, रूसो ने ये स्टेटमेंट दी थी। रूसो कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक है। उनकी एक बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उन्होंने ये लिखा। ये क्या है? फ्रांसीसी ये फिलोसफर रहे हैं रूसो, उन्होंने ये बात कही। क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रिकॉल, बी प्लेबिसाइट, सी रेफरेंडम एंड डी इनिशिएटिव। राइट ऑप्शन है ए रिकॉल। किसको कहा जाता है? रिकॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिकॉल में क्या होता है? क्या होता है रिकॉल में कि किसी भी नेता का या किसी भी सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और उससे सरकार को नाराज़गी है, वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो लोग यानी कि जनता उसको समय से पहले ही हटा सकती है। ये रिकॉल बोला जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल, आ गया ना क्वेश्चन समझ में। और जो रेफरेंडम है, रेफरेंडम क्या कहती है कि कोई जनमत संग्रह इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि विधायिका या विधायिका ही बोलेंगे, जो किसी कानून को पारित करती है या नीति को अंतिम स्वीकृति देती है, यानी कि लास्ट तक पहुंचा देती है उसको साइन वगैरह होके, लेकिन ये उसका फाइनल डिसीजन के लिए उसको कहाँ भेजा जाता है? सीधे मतदाताओं के पास, सीधे जनता के पास भेजा जाता है, तो होता है रेफरेंडम। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? रिकॉल। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसको बोलते हैं? रिकॉल। वापस बुलाना, मतलब हमने उसको हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा ये 2 बार आ गया। जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बुंदेस्टैग, बी बुंदेसरात, सी डूमा और डी डाइट। राइट ऑप्शन इज ए बुंदेस्टैग। क्या बोलते हैं? बुंदेस्टैग। जर्मन विधानसभा में भी हमारी तरह, जैसे हमारा लोअर है लोकसभा और लोअर सदन लोकसभा और उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। ऐसे ही उनका जो बुंदेस्टैग है वो लोअर सदन है और जो बुंदेसरात है वो अपर सदन है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2019, बी 5 अगस्त 2019, सी 6 अगस्त 2019 एंड डी 5 अगस्त 2020। राइट ऑप्शन इज 5 अगस्त 2019। राइट ऑप्शन इज 5 अगस्त 2019। इसमें क्या किया था? जम्मू कश्मीर से सेक्शन 370 समाप्त कर दी थी और ये जो समाप्त करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो गया था। इसके बाद क्या हुआ था? हमें 2 नए यूटी मिल गए थे। 2 नए यूटी कौन से? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर का खुद का एक संविधान था, मतलब जम्मू कश्मीर की खुद की एक सरकार थी। अब जम्मू एंड कश्मीर पर भारत का संविधान लागू है, यानी कि जो भारत के लोगों पर सारे रूल रेगुलेशन संविधान के लागू हैं वही जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू है। समझ में आ गया? 5 अगस्त 2019 को उन्होंने घोषणा की और 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये थे आपके एक पेपर के बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर। हरियाणा पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर है, शायद 2022 का है। मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। जितने भी उसमें नेशनल जीके के क्वेश्चन थे सारे करवा दिए, 10-12 जितने भी होंगे इसके सारे करवा दिए हैं। सिर्फ 10-12 क्वेश्चन नहीं, मैंने आपके कम से कम 25-30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए, सिर्फ नेशनल जीके के क्वेश्चन जो मैंने आज इस वीडियो में करवाए हैं, तो आप टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, मैं आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और
अगली आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाऊँगी। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन है, बिकॉज़ विदाउट फेस बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी को सुनना। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जो मेरा कंटेंट है ना, उसमें से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। आप निराश नहीं होंगे। ये मैं 100% दिल से बोल रही हूँ, मतलब मुझे खुद पर विश्वास है इतना। थैंक यू।